दोस्तों, आपका स्मार्ट क्लासेस बाय एसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कूलाम के नियम लाए हुए हैं। कूलाम के नियम दोस्तों विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे कभी यूपी बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है और ये हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव पेपर में भी बहुत अक्सर पूछा जाता है ऑप्शनल में। तो आइए कूलाम का नियम हम जानें क्या होता है। आपको हमने पहले ही इसके पहले वीडियो में बताया कि जो समान दो आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और जो समान दो आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल लगता है। मैंने ये बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। दोस्तों समान आवेशों के बीच जो ये वैद्युत बल होता है इसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं और विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेशों के बल जो है वैद्युत बल होता है उससे हम आकर्षण बल कहते हैं। इस वैद्युत बल को समझाने के लिए कूलाम आए। इन कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1785 में अपना नियम प्रयोगों के आधार पर दिया था। इन्होंने और इसलिए जो इन्होंने नियम दिया उसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार क्या है दोस्तों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इनके कहने का तात्पर्य है कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इनके फार्मूला को डेरिवेट करें। जैसे दोस्तों ये हमारा पॉइंट चार्ज है दोस्तों, बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ये दोस्तों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनका नियम क्या कहता है दोस्तों, इनका नियम कहता है कि जो इनके बीच बल लगता है वो आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 × Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोस्तों समीकरण 1 हुआ। फिर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो बल लगता है इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल 1/n यानी इनडायरेक्ट मतलब कि इसके प्रतिलोम है, इसके उल्टा है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r। ये दोस्तों हमारा समीकरण 2 हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों से हम इसे ऐड करेंगे, मतलब एक साथ कर देंगे, इन दोनों समीकरणों को एक साथ करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r ये हो जाएगा। F = स्मॉल के Q1 Q2/r ये फार्मूला हो जाता है। और बल का मात्रक चाहे जैसा भी बल हो, आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, K जहाँ एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यह आवेशों के बीच माध्यम पे भी निर्भर करता है, दूरी पे भी निर्भर करता है, जो आवेश एक दूसरे की जितनी दूरी पर रखे हो उस पर निर्भर करता है। अगर K का मान देखा जाता है दोस्तों तो K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो K का मान हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब F = स्मॉल के Q1 × Q2/r स्क्वायर, मतलब कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर r² रहेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर r² रहेगा। तो F = स्मॉल के Q1 Q2/r², ये ही नियम होता है।
ठीक है दोस्तों, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अब दोस्तों यदि हम क्या कि बिंदु आवेश को निर्वात यानी वैक्यूम निर्वात में रखें तो हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए जो स्मॉल के है इसको हम दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन से क्या दोस्तों एक्सचेंज कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो हमारा फार्मूला बन जाता है F इक्वल टू के Q1 Q2 सॉरी दोस्तों यहाँ पर रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा फार्मूला हो जाता है। दोस्तों जो ये एप्सिलॉन होता है उसे परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। परावैद्युत की वैद्युतशीलता ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके ये जो है इसके स्थान पे रख देंगे तो हमें फार्मूला क्या मिलेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर K हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो K है वो परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक जैसे कि कोई कुचालक पदार्थ हो गया, कांच, मोम, कागज, तेल आदि सब जो है ये क्या होते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये K है ये बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। और यहाँ पर जो K है वो बीमाहीन राशि है, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगा, इससे आप पता चल सकता है। आपको बता दें कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको हम बता दें कि यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, ये निर्वात में है। यदि हम कर दें कि निर्वात बिंदु आवेश निर्वात में हो तो K इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू 1 इसका मतलब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। 3 मान लीजिए, अभी 2 हमने माना। अब दोस्तों यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों। अब माध्यम के लिए जो होगा यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसा भी हो माध्यम। तो हमने लिख दिया F मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों समीकरण 4, समीकरण 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 4 हो गया। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, F अपान FM, ये कैंसिल हो जाएगा, ये K ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो K है ये मीडियम के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम समझ गए यदि कोई बिंदु आवेश जो है वो किसी परावैद्युत जो है आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत रखा गया हो तो उनके बीच जो वैद्युत बल होता है वो घट जाता है। ठीक है, ये हमारा कूलाम के नियम का डेरिवेशन रहा। एग्जैक्टली हमारे कूलाम नियम का जो आता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है कूलाम के नियम का। इसका मतलब न्यूटन होता है। यहाँ टोटल नाम लिख दें न्यूटन। दोस्तों ये दो स्मॉल K के स्थानांतरण पे हुआ था, K इक्वल टू निर्वात में रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका मान होता है, इतना याद रखिएगा। डायरेक्टली ही मात्रक भी पूछ लिया जाता है कभी। अब आपको हम बता दें कि एप्सिलॉन की बीमा कैसे निकाल जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा डायमेंशन। दोस्तों आप इसी वीडियो में बीमा निकालना भी सीख जाएंगे, जो कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। हम आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल देंगे, इससे आपको तरीका भी बता देंगे कैसे बीमा निकाली जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है। टोटल हमें ये एप्सिलॉन को एक तरफ रखना होगा, वो भी अंश में, हर में नहीं। तो हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटली इधर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई किए तो ये सब नीचे आ जाएगा। 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू न्यूटन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये कूलम स्क्वायर ऊपर डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, तो कूलम स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन। इसके बीमा निकालनी है हमें। मात्रक तो आप तो जान ही गए, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक यही होता है। यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट है इससे कोई नहीं मतलब। ये देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट की मात्रक पूछा जाए यानी यूनिट पूछा जाए तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मात्रक। मात्रक क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट, क्या मात्रक एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही हुआ। ये दोस्तों ये कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं होता बीमा मात्रक से। ये हो गया दोस्तों आपका मात्रक एप्सिलॉन नॉट का। अब इसी से बीमा निकाल दिया जाए, यहीं से इसे लाए हैं यहीं से। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जो ये है दोस्तों, ये है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर माने कूलम का है। आप जानते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है। आई टी, Q का मात्रक कूलम, I का मात्रक एम्पियर और T है जो टाइम है। टाइम को हम लोग कैपिटल T से दिखाते हैं, इसका यही बीमा में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बिग ब्रैकेट में बड़े कोष्ठक में बीमा को लिखा जाता है, याद रखिएगा। अब बीमा कैसे निकाली जाती है यहाँ पर हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। आपको समझ में आ जाता कि बीमा भी निकालना है इसी वीडियो में। तो एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों Q ये क्या है कूलम, तो C स्क्वायर है, तो C इक्वल टू 80 है, तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर, यानी A स्क्वायर T स्क्वायर। और न्यूटन आप जानते हैं, आपको हम न्यूटन के विषय में बता दें, F इक्वल टू एम में द्रव्यमान इंटू त्वरण एक्सेलरेशन। F को न्यूटन मात्रक है, F का मात्रक न्यूटन, m का मात्रक जो है दोस्तों ये है द्रव्यमान मास, जिसे केजी में करते हैं, इसे कैपिटल M। और A जो है, ये A जो है वो है दोस्तों त्वरण। त्वरण का वो होता है मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर बीमा में लिखा जाता है तो इसे लिखते हैं यल टी पावर -2। ठीक है दोस्तों, तो यन इक्वल टू क्या हुआ, यम एल टी पावर -2। तो यहाँ पर लिखेंगे यम एल टी पावर -2। अलग से मीटर का लंबाई को यल से डिनोट करते हैं, तो यल स्क्वायर हो गया। अब पहले एक साथ सभी को लिख लिया जाए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर यम एल, दो घात इधर एक घात इधर। जब आपके आधार सेम हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, 3 -3। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा m पावर -1। यल भी ऊपर जाएगा तो -3। टी ऊपर जाएगा तो टी ऊपर जाएगा, यहाँ पर टी क्या था, 2 था, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 था। ऊपर जाएगा टी पावर 4 हो जाएगा, टी पावर 4। यहाँ पर ए स्क्वायर बचा रहेगा। इससे पता चलता है एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा m पावर -1 l पावर -3 t4 यानी t पावर 4 एंड a स्क्वायर यानी a पावर 2 होता है।
अब दोस्तों अगर इसे यम-के-एस पद्धति में देखा जाए तो यम को हम केजी में, तो यहाँ केजी लिखेंगे, केजी पावर -1। यल को मीटर, तो मीटर पावर -3। और यहाँ पर टी समय है, तो यम के सेकंड में नापेंगे, तो यस यानी सेकंड लिख कर पावर 4 कर देंगे। एम्पियर को एम्पियर ही रखने देंगे, तो इसको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी हो गई। आपको हमने बता दिया कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, कैसे होता है, ये सब हमने आपको सभी की चीज बता दी। एक चीज आपको ये भी बता दें, यहाँ पर देख लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एग्जैक्टली मान क्या होता है, इसका मान होता है दोस्तों 8.854 इंटू 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको मात्रक बताया कूलाम स्क्वायर, वहीं पर देखिए ये मात्रक भी हो गया और इसका मान भी हो गया। दोस्तों जो 9 इंटू 10 आता है यहाँ पर टोटल, अगर आप यहाँ पर 1/4 पाई की जगह 22/7 या 3.1 हुए हैं 3.14 रख दे और एप्सिलॉन नॉट की जगह ये रख दें। दोस्तों नियर अबाउट आपको ये चीज मिल ही जाएगा, अगर ना हो तो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला टॉपिक है विद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। मतलब कि विद्युत बल अच्छा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या अंतर होता है दोनों में, वही हम बताएंगे आपको। यहाँ दोस्तों पहला तुलना या पहला हम अंतर बताते हैं कि विद्युत बल दोनों आवेशों के कारण होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के कारण होता है। दोस्तों आपने जब विद्युत बल पढ़ा कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ये पढ़ा आपने। तो दोस्तों इस नियम को कूलाम ने दिया, तो कूलाम ने यहाँ पर आवेशों को बताया Q1 Q2, लेकिन दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो न्यूटन दिए F = G(m1 × m2 अपान R²। तो दोस्तों यहाँ पर जो m1 है वो द्रव्यमान पहला, दूसरा m2 द्रव्यमान। दोस्तों यहाँ पर जो द्रव्यमान के कारण जो बल हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, और जो आवेशों के कारण बल हुआ इसे विद्युत बल कहते हैं। तो वही कहा गया कि विद्युत बल दो आवेशों के कारण होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा अंतर है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण करता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करता है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करता है, केवल आकर्षित करता है। जैसे दोस्तों हमने एक गेंद को ऊपर फेंका तो गेंद ऊपर तो नहीं चली जाती, वो वापस भी आती, इसका मतलब वो आकर्षित कर लिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल दोस्तों आकर्षण करता है, आकर्षित करता है, लेकिन विद्युत बल दोस्तों प्रतिकर्षित भी करता है। कैसे, अगर हम समान आवेश सेम चार्ज एक साथ ला दे तो एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम विपरीत आवेश यानी प्लस एंड नेगेटिव चार्ज को लाएं तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, केवल आकर्षित करते हैं, और जो विद्युत बल होते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों करते हैं। ठीक है दोस्तों, और तीसरा हमारा है, आपको हम बताएं, ये तीसरा हमारा है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बड़ा होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है, मतलब बड़ा होता है। कैसे होता है दोस्तों, जब हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच देखते हैं तो ये क्या होता है, 10 के घात 43 गुना बड़ा विद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। किसके लिए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो हमारे विद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घात 43 यानी 43 गुना बड़ा होता है। अब चेक कर लीजिएगा भी। और प्रोटॉनों के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉनों के लिए क्या करते हैं, दो प्रोटॉनों के लिए क्या होता है, जो विद्युत बल होता है वो 10 के घात 36 गुना बड़ा होता है। यानी चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों में ही आपका विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, एक चौथा पॉइंट आता है कि यदि किसी वस्तु से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो इससे मतलब क्या है, इससे का तात्पर्य क्या है, इससे मतलब यह है कि वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे दोस्तों Q = या नहीं, आप जानते हैं जहाँ पर Q कूलम मतलब कि आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बता दिया, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या
ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश Q इक्वल टू चार्ज, ये आवेश है Q इक्वल। तो अगर एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो इससे क्या मतलब होता है कि इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए फार्मूला याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि आप बताइए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। तो Q इक्वल टू क्या है, एक कूलम, ठीक है। हमें n पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। E इक्वल टू क्या है, आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है ये। तो Q इक्वल टू ये नहीं से हम फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। n इक्वल टू दोस्तों ये देखिए n जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो Q है ये भी कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन भी कूलम होता है। तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये भी कूलम है ये भी कूलम है, कूलम कूलम कट जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पर दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना उत्तर इसका आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, और सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर कितना आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसे सॉल्व करने पर 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक कूलॉम के नियम का महत्व, मतलब कि जो कूलॉम ने अपना नियम दिया उसकी महत्व क्या उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों कूलॉम ने अपना जो नियम दिया था वो आवेशों के बीच दिया था, लेकिन उनका जो नियम है वो केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य नहीं करता, बल्कि ये उन बलों की भी व्याख्या करता है जिनके कारण किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक से बंध कर परमाणु की रचना करते हैं। आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अनेक परमाणु या जो अणु है परस्पर बंध कर या मिलकर ठोस या द्रव का निर्माण करते हैं। और जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते भी हैं, जो गुरुत्वाकर्षण ऐसे अधिकांश बल बहुत मिलते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो उन्हें हम वैद्युत बल कहते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा ही रहता है, ये ऐसा क्या उसमें चीज़ है। तो हम जानते हैं कि परमाणु के भीतर जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर दोस्तों आपका जो यहाँ पर देखिए, ये हमने मान लिया कोई ये परमाणु है, इसके बीच में केंद्र में एक नाभिक है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इसके चारों ओर स्थायी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 2/8 के हिसाब से चक्कर करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने माना कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को आकर्षित कैसे कर सकते हैं। ये कूलॉम के नियम भी इसे फॉलो लगेगा कि ये आकर्षण कर रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये अत्यंत तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, इनके बीच क्या होता है, एकदम तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, और जो कण को परस्पर बांधे रहता है इसे नाभिकीय बल करते हैं। और नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य हुआ है कि परमाणु के नाभिक के भीतर उपस्थित कणों के बीच एक अन्य अति तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है जो कि इन कणों को परस्पर बांधे रहता है। इन कणों जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है उन्हें क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे नाभिकीय बल कहते हैं, नाभिकीय बल। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में आपको बोल दें, इसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यह बल क्या होता है दोस्तों, यह बल कणों के आवेशित या अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता है और न ही इसका कूलॉम के नियम से कोई संबंध है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नाभिक के भीतर जो धनावेशी यानी प्रोटॉन के बीच कूलॉमी वैद्युत प्रतिकर्षण बल विद्यमान ही नहीं है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल दोस्तों बल विद्यमान है इसमें, यद्यपि यह नाभिकीय आकर्षण बल के सामने बहुत तुच्छ है तथा नाभिक के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यह बल न होता तो भारी नाभिकीय रेडियोएक्टिव न होते या यूरेनियम से आगे वाले भारी तत्व अस्थायी न होते जो कि अस्थायी हैं।
जो दोस्तों यूरेनियम के आगे आने वाले जो भारी तत्व हैं वो स्थायी हैं, लेकिन वो अगर वास्तव में देखा जाए तो अस्थायी हैं। लेकिन अस्थायी न होते हैं यदि इनके बीच ये विद्युत प्रतिकर्षण बल जो है वो बहुत कम न होता। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कूलाम का नियम फॉलो होता है हर जगह। तो इनमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल भी हमें ज्ञात हुआ। इनके बीच जो नाभिकीय बल लगा, नाभिकीय बल आपको समझ आ गया होगा कि परमाणु के भीतर जो नाभिक के भीतर उपस्थित कण है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो के बीच एक अन्य अत्यंत तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि इन कणों को परस्पर बांधे रहता है। इसे नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एक बल कार्य करता है, इसे बांधे रहता है यहाँ पर, इसे ही नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा नाभिकीय बल और कूलाम के नियम का महत्व भी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का ये वीडियो रहा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसके पिछले वाले वीडियो को भी देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, हम कमेंट में करिए कि आगे हम वीडियो बनाते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।